गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एकेजी बीटीआई। एकेजी बीटीआई में मेरे सारे साथियों का स्वागत है। मेरे साथियों, क्लास अभी शुरू करते हैं 2 मिनट में। प्रेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके कुछ सवाल आपके मन में हों तो आप पूछ सकते हैं। फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स यू मे काइंडली आस्क द क्वेश्चंस। फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने लगे हैं। अगर पेपर ठीक ढंग से बनता है तो सवाल जरूर आने चाहिए। मेरे साथी ने कहा है कि लाइव क्लास एज इट्स ओन चार्म। भाई, लाइव क्लास का तो चार्म है ही है। इसमें तो 100% बात ठीक है। आदमी अटेंटिवली भी बैठता है। रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो फिर वो सीरियसनेस कम बनती। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल में कोई अपडेट है? पता नहीं, मुझे तो क्या समझ में नहीं आया मेरे। आप टेंशन ना लें, आप तो क्लास करें ना पहले भाई, रिकॉर्डिंग के बाद में सोचेंगे ना। अभी तो क्लास करिए भाई, आनंद से क्लास करिए। पहले आनंद से क्लास करिए। खूब जितने ज्यादा मेहनत हो सके मेहनत करिए। और कुछ सवाल है भाई? नहीं तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, आइएगा। मुझे लगता है कोई ऐसा सवाल है नहीं। वेल, पहले प्रेयर ऑफर करेंगे। 30 सेकेंड्स के लिए शांत चित्त बैठेंगे, अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे, फिर क्लास शुरू करेंगे। आइए, आज आज मेरे साथियों एनपीए के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आइएगा। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पे बहुत सारी बातें करनी है। 2 अप्रैल 2024 को आरबीआई का मास्टर सर्कुलर दोबारा आया है। इसके अलावा 2019 का और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एनपीएस का सर्कुलर है। इसके अलावा एक मास्टर सर्कुलर है आरबीआई का कंप्रोमाइज एंड टेक्निकल राइट ऑफ पे, उसका भी ध्यान करेंगे। और 3 बातें तो ये हो गई। और इसके अलावा फिर रिकवरी की बात तो करेंगे। तो फिर मेरे साथियों, विलफुल डिफॉल्टर का नया सर्कुलर आया अभी जुलाई 2024 में। मास्टर सर्कुलर आया है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर रिकवरी की बातें करेंगे, आइए। आई डू नॉट नो व्हाट योर एग्जामिनर डज, बट frankly speaking, if you ask me and as an academician, I will say, भाई जो बातें आरबीआई आपसे कहता है कि आप इम्प्लीमेंट करिए, अगर वो बातें बैंक में लोगों को नहीं पता है तो फिर कैसे काम चलेगा? समझनी पड़ती बात। आइएगा, खैर कोई बात नहीं। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की बात करेंगे मेरे साथियों। एक सवाल एग्जामिनेशन में आया है, ये एनपीए का सवाल नहीं है। ये पूछते हैं कि आरबीआई ने किस किस टॉपिक पे प्रूडेंशियल गाइडलाइंस दी है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा भाई। आरबीआई हैज इशूड प्रूडेंशियल गाइड्स ऑन। आरबीआई ने प्रूडेंशियल गाइड्स किस किस टॉपिक पर जारी की है? मिनिमम 4 तो आप लिख ही लीजिएगा। प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स, मतलब एनपीए वाली नॉर्म्स। ब्रैकेट में लिख देता हूं, वहां पे तो प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स लिखा हुआ है। एनपीए के नॉर्म्स को प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स कहते हैं। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडिक्वेसी। और तीसरा है प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन एक्सपोजर। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन एक्सपोजर, जिसको आजकल हम लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क कहते हैं। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क कहते हैं। और चौथी बात है प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स।
So RBI has issued prudential guidelines on prudential accounting norms, capital adequacy, exposure norm, and valuation of investments. आइए मेरे साथ, प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म मेरे साथियों 3 है। देयर आर 3 प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स। अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले, असेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजनिंग। असेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजनिंग। asset classification, income recognition and provisioning. असेट क्लासिफिकेशन मेरे साथियों, आपको पता है कई सारी चीजें तो जल्दी कर देंगे क्योंकि बहुत सारे साथियों को उन बातों का पता है और वो थोड़ा रिवीजन के लिए ही है। असेट क्लासिफिकेशन, assets are classified into 4 categories: स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। भाई ये इनिशियल पार्ट जो है थोड़ा स्पीड से करेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो बड़े टेक्निकल नेचर के हैं, उन पर टाइम स्पेंड करेंगे। असेट्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है: स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। 4 हिस्सों में बांटा गया मेरे साथियों। आइएगा, स्टैंडर्ड असेट्स 2 प्रकार के हैं: रेगुलर अकाउंट्स एंड इरेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट्स। रेगुलर अकाउंट्स एंड इरेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट्स। स्टैंडर्ड अकाउंट 2 प्रकार के हैं: रेगुलर अकाउंट्स एंड इरेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट्स। और इरेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट्स को स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं। इरेगुलर स्टैंडर्ड अकाउंट को स्पेशल मेंशन अकाउंट कहते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग यहां तक सवाल आने की संभावना बहुत कम है। अब आएगी संभावना वाला सवाल। ये आ रहा दोस्तों, खूब आ रहा है, खूब आ रहा है। स्पेशल मेंशन अकाउंट किसे 3 कैटेगरीज है। स्पेशल मेंशन अकाउंट की 3 कैटेगरी से खूब सवाल आ रहा है यहां से। अगर अकाउंट को ओवरड्यू हुए 1 डे से 30 डेज तक हुए, अगर अकाउंट को ओवरड्यू हुए 1 डे से 30 डेज तक हुए हैं तो ऐसे में 0। अकाउंट को ओवरड्यू हुए 31 डेज से 60 डेज हुए, 31 डेज से 60 डेज हुए हैं तो ऐसे में 1, तो ऐसे में 1। और अगर अकाउंट को 61 डेज से 90 डेज हुए हैं ओवरड्यू हुए, अगर ओवरड्यू हुए अकाउंट को 61 डेज से 90 डेज हुए हैं तो ऐसे में 2, ऐसे में 0, ऐसे में 1, ऐसे में 2। If account is overdue for 1 day to 30 days, it is SMA 0. If it is overdue for 31 days to 60 days, it is SMA 1. If it is overdue for 61 days to 90 days, it is SMA 2. It is SMA 2. खूब सवाल मेरे साथ इस पे आ रहा है, ध्यान रखिएगा। And after 90 days, it becomes NPA. After 90 days, it will become NPA. After 90 days, it becomes NPA. After 90 days, it will become NPA. Come on, my friends. ये बातें थी टर्म लोन की। अगर बात आ जाएगी सीसीओडी की तो SMA 0 नहीं है भाई। सीसीओडी में SMA 0 नहीं है, सिर्फ 2 ही कैटेगरी, SMA 1 एंड SMA 2। और क्या लिखा ध्यान दीजिएगा सीसीओडी में, इफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस is more than the sanctioned limit of drawing power continuously. If outstanding balance is more than the sanctioned limit or drawing power, continuously for देखो 30 दिन तक हटा दिया उसने, 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो चलता रहता है, कोई खास बात नहीं। अगर कंटिन्यूसली फॉर 31 डेज टू 60 डेज, 31 डेज टू 60 डेज तक ओवरड्यू रहा तो उसे कहेंगे SMA 1। और अगर बैलेंस आउटस्टैंडिंग लिमिट से या ड्राइंग पावर से
61 डेज से 91 डेज तक ज्यादा रहा, आउटस्टैंडिंग ज्यादा रहा लिमिट से या ड्राइंग पावर से, तो उसे हम कहेंगे SMA2। उसे हम कहेंगे SMA2। SMA2। ये मेरे साथियों SMA वाले सवाल खूब आए हैं, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है भाई, इसका ध्यान रखना। एक खाता अकाउंट एनपीए कब बनता है? व्हेन अकाउंट बिकम्स एनपीए। कई कैटेगरी में साथियों, टर्म लोन अलग है, सीसीओडी अलग है, एग्रीकल्चर एडवांसेस अलग हैं, तो उसके हिसाब से जरा क्विकली देखेंगे। पता तो आपको है, क्योंकि इस डेफिनेशन में भाई मेरे साथी सवाल पूछ रहे हैं। स्टडी मटेरियल डिस्पैच मेरे साथियों, मैंने बताया था कि आपका स्टडी मटेरियल जो है वो 7th को डिस्पैच होगा, 7th ऑफ अक्टूबर को डिस्पैच होगा। सारी, एज आई एम टोल्ड बाय माय स्टाफ that all preparations have been done today, or they will do it tomorrow, and the courier agencies are supposed to come on Monday, right? So I think if everything goes well, then on 7th October it should be dispatched from our office. Okay. मेरे साथ ने कुछ सवाल किया भाई। अच्छा, मटेरियल डिस्पैच टुडे। अच्छा, तो हो सकता है कर दिया उन्होंने भाई। I'm good if it is happening like this thing. Whatever I was told, because let me tell you that I don't sit in office. I go to office for a very few hours. Very few hours I go to office. बिकॉज एकेडमिक काम करने के लिए आपको बड़ा सेक्लूडेड प्लेस चाहिए होता है। ऑफिस में आप ये पढ़ाई वाला काम नहीं कर सकते, तो इसलिए हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया हो कि कुछ साथियों का आज डिस्पैच हो गया हो। ऐसी पॉसिबिलिटी है, कुछ का आज डिस्पैच हो गए और कुछ का 7 को डिस्पैच करेंगे, फिर ऐसा होगा भाई। अच्छा चलिए, अच्छी बात है, आज कुछ निकल गया तो और अच्छी बात है भाई, आइएगा, कोई बात। एक सेकंड का मुझे टाइम देंगे, कुछ साथी कुछ बात कह रहे हैं भाई। अच्छा ठीक 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 ठीक, ठीक है भाई, आओ। हाँ, डीटीडीसी का दिल्ली से डिस्पैच होना है, वो दिखाता कहीं कभी रहे। आप टेंशन मत लीजिएगा, डॉकेट नंबर आया होगा, डॉकेट नंबर से उसको फॉलो अप आप 2-3 दिन के बाद कर सकते हैं, है ना। आ जाए। तो टर्म लोन में व्हेन अकाउंट बिकम्स एनपीए, वी नो इट दैट इफ प्रिंसिपल installment of the principal or interest remains overdue for more than 90 days. If interest or installment is overdue for more than 90 days, then it will be called as NPA. Bills के केस में भी 90 days की concept है। If bill remains overdue for more than 90 days, then it will be called as NPA. And in case of credit card also, जिस दिन पेमेंट की ड्यू डेट थी, स्टेटमेंट आई भाई इस तारीख तक पेमेंट करना है, पेमेंट की ड्यू डेट से 90 डेज हो जाए, तो देन दिस विल बिकम एनपीए। जो हमने पेमेंट की ड्यू डेट दी थी, सब जगह पे ड्यू डेट का तो खेल है, तो 90 डेज की बात चल रही है। इसमें एक चीज ये ध्यान करने की बात है भाई, ध्यान करने की बात है क्रेडिट कार्ड में, और ध्यान दीजिएगा, ये बात, और एक लिख लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा, आपके काम लग सकती है। क्लासिफिकेशन एज SMA और NPA इज नाउ पार्ट ऑफ द डे एंड प्रोसेस। ऑटोमेटिकली आपका खाता SMA या NPA बन जाएगा। आज किस्त आनी थी, आज शाम तक नहीं आई, तो आज ही SMA डिक्लेयर कर देंगे, और 90 डेज तक नहीं आई तो आज आना था, मान लीजिएगा 90th डे था और पैसा नहीं आया, तो आज शाम को जाते जाते NP की चिट्ठी पकड़ा देंगे हमको
ये खाता एनपीए बन गया, कल का इंतजार नहीं करेंगे। सो क्लासिफिकेशन एज एसएमए और एनपीए इज पार्ट ऑफ द डे एंड प्रोसेस। डे एंड प्रोसेस। ओके माय फ्रेंड्स, कम ऑन, ध्यान दीजिएगा छोटी इसको। सीसीओडी व्हेन इट बिकम्स एनपीए, ध्यान कीजिएगा मेरे साथियों को, ध्यान होगा यहां पे 90 डेज की कंसेप्ट नहीं लग रही है। सीसीओडी बिकम्स एनपीए इन 3 reasons. There are 3 reasons. नंबर 1, बैलेंस आउटस्टैंडिंग ज्यादा चल रहा हो लिमिट से या ड्राइंग पावर से। दूसरा है खाते में क्रेडिट ही नहीं आ रहा हो। तीसरा है लिमिट रिन्यू होनी थी, जिस दिन लिमिट रिन्यू होनी थी उसके अगले 180 डेज तक लिमिट रिन्यू ना हो। और चौथी बात है स्टॉक स्टेटमेंट ना आए। तो इन 4 कारणों से खाता एनपीए बन जाता है। सीसीओडी ध्यान कर लीजिएगा। पहला कारण है अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर। सीसीओडी बिकम्स एनपीए व्हेन अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर, या secondly, limit is not renewed or reviewed. Limit is not renewed or reviewed within 180 days from due date of renewal. Within 180 days from due date of renewal. Within 180 days from due date of renewal. और थर्ड रीजन है स्टॉक स्टेटमेंट इज 3 months old, अकाउंट इज इरेगुलर, एनपीए नहीं बनता। If stock statement is 3 months old, account is irregular. And after 90 days it becomes NPA. पहले irregular बनेगा, उसके 90 days के बाद NPA बनेगा। पहले 90 days तक ना आए, 3 महीने तक ना आए तो irregular, और उसके 90 days के बाद NPA बनेगा। अब एक कंसेप्ट हमारी रह गई, आउट ऑफ ऑर्डर क्या है भाई? व्हाट इज आउट ऑफ ऑर्डर? इसको भी देख लीजिएगा। आउट ऑफ ऑर्डर में बिना स्लाइड के पहले आपको बता देता हूं, आपका लगातार 90 डेज तक बैलेंस आउटस्टैंडिंग ड्राइंग पावर या लिमिट से ज्यादा चलता रहे लगातार, और दूसरा खाते में क्रेडिट ही ना आवे, और आवे तो इतना कम आवे कि ब्याज भी रिकवर ना हो। ये सवाल आते रहे भाई, लास्ट ईयर आए 3 से 4, 4 से 5 में। आउटस्टैंडिंग आउट ऑफ ऑर्डर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स continuously more than sanction limit drawing power for 90 days. एक मिनट भाई, कोई सवाल तो नहीं साथी का? हाँ, आज ये पहला ही टॉपिक है भाई, पहला ही टॉपिक हो रहा आज का। ये हो सकता भाई शिप रॉकेट्स आया हो, ठीक। बट साथियों, मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन कर दूं, और आप सारे साथियों का सहयोग चलता है। वी आर नॉट सेंडिंग दिस स्टडी बुक्स through every Tom, Dick, and Harry. We have engaged a courier agency, and they decide, in fact, whether they will send it through DTDC, whether they will send it through Blue Dart, whether they will send through somebody else. जिस स्टेशन की सर्विस, जिस अच्छी लीडिंग कंपनीज है उनके पास, कोई छोटी मोटी कंपनियां हैं नहीं, एंड नेचुरली द चार्जेस आर स्लाइटली मोर चार्जेबल बाय देम। प्रीपेड सिस्टम होते हैं, हम 1 लाख रुपए पहले डाल देते हैं उनके खाते में, धीरे 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 करके वो यूज होता रहता है पैसा। आजकल सब जगह सिस्टम ऐसा बिल के बाद नहीं होता। ये सब एजेंसियां, चाहे जूम हो, चाहे लर्नेस्ट हो, चाहे क्लास प्लस हो, जिनके भी हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ये सब पहले एडवांस पेमेंट फिलअप कराती है, तो उसमें धीरे धीरे काटती रहती है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे अनुभव अच्छे जा रहे हैं लोगों के साथ। पहले हम इंडिविजुअल कुरियर के साथ करते थे, उसमें डिफिकल्टी रहती थी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जब पता जब लगेगा जब आपको डिलीवरी हो जाएंगे, ठीक है ना? आइएगा भाई। हाँ, कोई बात नहीं भाई, मैं कह तो रहा हूं, मेरे हिसाब से 7 को जाना चाहिए था। बहुत सारे लोगों को कल जाएगा और परसों जाएगा, बहुत सारे लोगों को, बहुत थोड़े लोगों को आज गया होगा।
आज की कोई उम्मीद थी नहीं, तो इट माइट हैव बीन सेंट टुडे टू सम पर्संस, फॉर रेस्ट इट विल बी ऑन 7th। आइए, सो आउट ऑफ ऑर्डर, outstanding balance remains continuously more than sanction limit or drawing power for 90 days. For 90 days. आपको चलते चलते एक बात बता दूं, फिर आगे पढ़ा दूंगा मैं। भाई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने से शरीर में जो है ना, बिना बात की तकलीफ ही तकलीफ पैदा होने वाली है। आप सोच के देखिए आपके कस्टमर्स की आपसे कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, एंड आर वी एबल टू मीट दोज एक्सपेक्टेशंस? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन ये नहीं स्टाफ में कोई कमी है, बैंक का स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है, बट यू जस्ट कैन नॉट मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। आदमी ब्रांच में बाद में घुसता, पहले चाहता मेरा कैश मिल जाए मेरे को। अरे भाई चेक दिया है अभी, अभी इसको क्लर्क बादशाह देखेगा, फिर एक अफसर पास करेगा, फिर मैसेज कैशियर को जाएगा, फिर तो पेमेंट मिलेगी ना। बात बड़ी सिंपल है। लेकिन एक्सपेक्टेशन बिल्ड करके वो बुड़बुड़ा रहा है, अपनी सेहत खराब कर रहा है। हमारी सेहत क्या खराब होगी, तो बैठे काम कर रहे हैं। इसलिए सब आराम से हो जाएगा जिंदगी में। ये ब्लिंकिट जैसी संस्थाएं जो है ना, ये हमारा नुकसान करेंगी, आपको बताऊं। ये एक्सपेक्टेशंस ऐसी बिल्ड कर देंगे कि हमारे को हर एक आदमी से लगेगा 10 मिनट में काम होना चाहिए, होगा नहीं 10 मिनट, आ जाएगा। तो थोड़ा शांत रहिए, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। Outstanding balance remains continuously more than the essential limit of drawing power for 90 days. तो खाता बन गया आउट ऑफ ऑर्डर। और एक आउट ऑफ ऑर्डर दूसरे तरीके से भी बनता है। बैलेंस तो लिमिट के अंदर है, बैलेंस ड्राइंग पावर के भी अंदर है, बट देर आर नो क्रेडिट्स कंटिन्यूसली फॉर 90 days। नो क्रेडिट्स कंटिन्यूसली फॉर 90 days। नो क्रेडिट्स कंटिन्यूसली फॉर 90 days। और if there are credits, these are not enough to recover the interest debited in the last 90 days. These are not enough to recover the interest debited in the last 90 days. आइए सर, ये मैंने बात बता दी एनपी के एग्रीकल्चर का, और देख लो एक बार क्विकली, फिर थोड़ा धीरे धीरे टिपिकल चीजें आएंगी। अभी एग्रीकल्चर में तो आसान काम चल रहा है। एग्रीकल्चर एडवांसेस वेयर रीपेमेंट इज बेस्ड ऑन इनकम फ्रॉम क्रॉप। ये याद रखना, एग्रीकल्चर का एडवांस तो डेयरी का भी है, लेकिन डेयरी यहां कवर नहीं होगी। डेयरी में तो रोज दूध बिकता है, रोज इनकम होती है। वे रीपेमेंट इज बेस्ड ऑन इनकम फ्रॉम क्रॉप, तो वहां पे फसल कब आएगी इसके हिसाब से एनपी बनेगा। इफ लोन इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, कल अंशुल जी आपको करवा देंगे ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या होती है, थोड़ा मैं बता देता हूं अभी। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप उसको कहते हैं जिसका क्रॉप सीजन अप टू 12 मंथ्स है। जिस दिन जमीन तैयार की और जब तक हार्वेस्टिंग करी, उसका जो टाइम है अगर 12 मंथ्स तक है तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। तो अगर लोन दिया गया शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स आर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, then it will become NPA if installment or interest is overdue for two crop seasons, for two crop seasons, for two crop seasons. And secondly, just a minute please. Secondly, if loan is given for a long duration crop, loan is given for a long duration crop, then it will be NPA if interest or installment is owed for one crop season, is owed for one crop season. एक सवाल जो आमतौर से हमारे काम नहीं लगता, ध्यान करिएगा भाई। कई बार टर्म लोन देते हैं, 2 साल का मॉरिटोरियम दे देते हैं, लेकिन हम कहते हैं भाई ब्याज साथ साथ देते रहे ना। तो इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन्स, टर्म लोन दिया और शुरू में सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट होनी है,
In case of interest payments in respect of term loans, account will be NPA if interest remains overdue for 90 days. इंटरेस्ट आपको 90 डेज तक ना आए, जिस दिन इंटरेस्ट डेबिट हुआ उसके 90 डेज तक ना आए तो नेचुरली देन अकाउंट विल बी एनपीए। ये सारे मैंने बताए आपको एग्जांपल एनपीए के। टाइप्स ऑफ एनपीएस, टाइप्स ऑफ एनपीए, जस्ट a minute, just a minute. टाइप्स ऑफ एनपीएस आपको पता ही है, तीन है। सबस्टैंडर्ड, एक खाता एनपीए बनते ही सबसे पहले सबस्टैंडर्ड कहलाता है, and it continues to be substandard up to 12 months. It continues to be substandard up to 12 months. Doubtful, which is NPA for more than 12 months, which is NPA for more than 12 months, which is NPA for more than 12 months, NPA or substandard for more than 12 months. Loss में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, that an account will be classified as loss if it is NPA for so many years or so many months, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो लॉस कब माना जाएगा? When we will classify an account as loss, ध्यान दे लीजिएगा। When loss is identified by, when loss is identified by बैंक, या तो बैंक का एक भाई अभी रिकवरेबल नहीं है, और बाय इंटरनल ऑडिटर्स, or by internal auditors, or by external auditors, or by RBI inspectors, इन चारों में से कोई कह दे कि भाई ये खाता अब रिकवरेबल नहीं है, तो उसको मेरे साथियों हम लॉस मान लेंगे, that will be classified as loss. एक्सेप्शनल सिचुएशन देख लीजिएगा, हमने कहा एक अकाउंट डाउटफुल बनेगा आफ्टर 12 months, और नेचुरली लॉस तो बाद में बनेगा, लेकिन बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस when an account can become loss or doubtful right from the standard assets. सीधा स्टैंडर्ड असेट सबस्टैंडर्ड भी नहीं बना और सीधा लॉस में जा सकता है। क्या सिचुएशन है, ध्यान करिए, एक बात की तरफ ध्यान करिए दोस्तों। Even account was secured at the time of sanction. Even account was secured at the time of sanction. इसका मतलब था रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी थी, बट लेटर ऑन realizable value security becomes less than 10% of the outstanding. मेरे लोन खड़ा है 10 करोड़ रुपए का और रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी हो गई है 1 करोड़ से भी कम, तो स्टैंडर्ड से सीधा लॉस मान लेंगे, सब स्टैंडर्ड होगा तो सीधा लॉस मान लेंगे, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज लॉ। और डाउटफुल में क्या होगा, एक ही बात होगी, इफ रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी, दोनों सिक्योरिटी काउंट होंगी, प्राइमरी एंड कोलेटरल बोथ सिक्योरिटीज विल बी काउंटेड। इफ रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी is 10% or above, becomes 10% or above, but less than 50% of the outstanding, but less than 50% of the outstanding. It becomes 10% or above, but less than 50% of the outstanding. तो स्ट्रेट भाई साहब कोई इंतजार नहीं करना, it will be classified as a doubtful asset. It will be classified as doubtful asset. मैं अभी पूछ लूंगा कि साथी के मन में कोई सवाल होगा, तो अभी तक काम आसान चल रहे भाई। ये चार और फीचर्स हैं, ये चार फीचर्स हैं, और आप में से कोई साथी काम कर रहा होगा जिसने मास्टर सर्कुलर खुद पढ़ा होगा एनपीए का, हो सकता है आप में से किसी साथी ने पढ़ा हो, 2 4 5 7 10 साथियों ने पढ़ा। अभी आपको दिखाऊंगा मैं एक बात की चर्चा सर्कुलर में 3 जगह पे है, और आदमी का कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या मतलब निकालूं इससे। इट्स प्रेटी डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू।
मैंने और अंशुल जी ने खुद पढ़ा, उनका कहना था कि ये तो लाइन ये ऐसी लिखी है। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये लाइन भले ही ऐसी लिखी है यहाँ पे, लेकिन मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ इसको, टॉपिक को, और मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हैं। लेट मी गो थ्रू द सर्कुलर अगेन। दूसरा पैराग्राफ देखा तो वहां कुछ और मिल गया, तीसरा देखा तो वहां कुछ और मिल गया। मैंने कहा अब ये क्रक्स है इसका, आइएगा ध्यान करिएगा। पहले बात, एसेट क्लासिफिकेशन विल बी बोरोर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। एक आदमी ने अगर हमारे बैंक से 4 लोन लिए और 4 ब्रांचेस से लिए और एक एनपीए बन गया, उसके चारों लोन एनपीए माने जाएंगे। So asset classification is borrower wise and not facility wise. If a borrower has raised more than one loan from us and one account becomes NPA, all account will be NPA. ध्यान दे लीजिएगा। If one account in a bank becomes NPA, one bank, एक बैंक, ये नहीं 4 बैंकों से ले रखा उनका NPA हो जाए ना। If one account becomes NPA in one bank, all accounts of the same customer in that bank will be classified as NPA, will be classified as NPA. Secondly, if loan is given by more than one bank under consortium and account with one bank becomes NPA, then it will not become NPA with all banks. Each bank will classify the account based on its record of recovery. Each bank will classify the account based on its record of recovery. देखा देखी एनपीए नहीं करेंगे, आपने अपना रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी देखना है। और तीसरी बात लिख लीजिएगा इसको, जिन साथियों को ध्यान नहीं हो, ध्यान है तो मत लिखिए। If loan given under consortium, if loan given under consortium, each bank will classify based on its record of recovery. Based on its record of recovery. मैं अभी सवाल का जवाब दूंगा। ये था थर्ड क्वेश्चन। जिन साथियों ने मास्टर सर्कुलर पढ़ा है, इसकी चर्चा 3 जगह पे है सर्कुलर में, 3 जगह पे है। मैं अभी बताता हूं। आइए मेरे साथ। हम एक्सटेंडेड लाइन पढ़ाते रहे और पढ़ाते हैं और आज भी पढ़ा रहा हूं। एनपी रूल्स में 3 रूल हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिएगा। 3 रूल हैं एनपीए के। एक एसेट क्लासिफिकेशन, एक है इनकम रिकॉग्निशन और एक है प्रोविजनिंग। तीनों के तीनों रूल यहां पर लागू नहीं होते। एनपीए रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू एडवांस अगेंस्ट बैंक्स ऑन डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एनएससी एलिजिबल फॉर सरेंडर एंड किसान विकास पत्र। सिर्फ चार, पांचवी आइटम नहीं है। एनपीए रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू एडवांस अगेंस्ट बैंक्स ऑन डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एनएससी एलिजिबल फॉर सरेंडर एंड किसान विकास पत्र। प्रोवाइडेड मार्जिन इज देयर, प्रोवाइडेड मार्जिन इज देयर। भाई हमारा लोन जो है जितने की सिक्योरिटी उससे कम है, उससे कम है। आइए दोस्तों, और ये लाइन सर्कुलर में लिखिए, ध्यान दे लीजिएगा। ये लाइन जो मैंने ग्रीन की है यहाँ, एडवांस अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स, एडवांस अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी and all other securities not covered by this exemption। यूं की लाइन मैंने सर्कुलर से उठाई है। इसका मतलब है सोने के अगेंस्ट दे, ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन दे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट दे, क्या कहते हैं शेयर्स के अगेंस्ट दे,
उनमें एनपीए के नियम लगेंगे जैसे सब में लगते हैं। एक और बात, इफ लोन इज गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इफ लोन इज गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा, तीन नियम है मेरे साथियों, असेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन, प्रोविजनिंग। क्योंकि सीनियर साथियों का प्रोग्राम चलता है, इसलिए मैं बात को बारीकी तक भी बताता हूं। असेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग के नॉर्म नहीं लगेंगे, इनकम रिकॉग्निशन के लगेंगे। इफ लोन इज गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, asset classification and provisioning norms will not be applicable unless government repudiates its guarantee. Unless government repudiates its guarantee. सरकार पैसा देने से मना कर दे कि भाई हम जिम्मेवार नहीं। लेकिन इनकम रिकॉग्निशन के रूल तब भी लगेंगे जब 90 डेज से ऊपर काम हो जाए। फिर वो सरकार ने मना किया या नहीं किया, उससे कोई लेना देना नहीं। आई मेरे साथ अपग्रेडेशन मैं भी कराता हूं। मेरे एक साथी ने सवाल पूछ रखा है, उनके सवाल का जवाब देते हैं। पहले मेरे साथी ने पूछा है, कंसेप्ट इज कॉल्ड परकोलेशन। If one account becomes NPA, all accounts of the borrower become NPA. Yes, you are right. बड़ी अच्छी बात, मेरे साथी ने बहुत अच्छा हिंट दिया हम सबको। आइए, अपग्रेडेशन को समझने का प्रयास करिए, थोड़ा टेक्निकल मामला है। एक साथी सवाल और पूछ रहे, मैं उनके भी सवाल दे दे। मेरे साथी ने पूछा है, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लिखिएगा, for loans against government, gold ornaments and government securities and government securities. NPA norms will be applicable as in other cases. NPA norms will be applicable as in other cases. For example, ब्याज लग गया और 90 डेज तक ब्याज नहीं आया तो ये खाते एनपीए बन जाएंगे, बन जाएंगे। नेक्स्ट मेरे साथ, एग्जम्पशंस इन लॉस अकाउंट। मैं अभी बात करता हूं भाई, साथ में बात की है, 2 मिनट देंगे मेरे। एग्जम्पशन इन लॉस अकाउंट, मैंने ये कहा था अगर एक खाता शुरू से सिक्योर्ड था और उसमें कोई घटना ऐसी घट गई, इफ सम इंसिडेंट टुक प्लेस that realizable value security becomes less than 10% of the outstanding, then without any waiting period, it will be immediately classified as loss. मेरे एक साथी की बात सुन ले भाई। पता नहीं कुछ और बात है, बात करेंगे। किस साथी का मैसेज समझ में नहीं आ रहा मेरे। चलिए दोस्तों, लोन अगेंस्ट एनएससी पे, एफडी पे, एलआईसी पॉलिसी पे और किसान विकास पत्र पे एनपीए के नियम तब तक नहीं लगेंगे जब तक सिक्योरिटी की वैल्यू आउटस्टैंडिंग से ज्यादा है। ये मतलब है भाई। नेक्स्ट बात, एक्सेप्शनल सिचुएशन। In one incident, OD limit was provided in current account, which expired way back in 2021. Now, on the month and interest was charged and on parties paying credit, the current account does not have sufficient credit balance to serve the interest and turned into debit balance. As the OD limit expired way back in 2021, so account turned into NPA. Account did not come to SMA 0, SMA 1 and SMA 2. And directly came to NPA from standard by the system. हो जाती है भाई ऐसी, ये बात आपकी सही है, ऐसी घटनाएं घटती रहती है। ठीक करें आप। आइए दोस्तों, नेक्स्ट चलिए, ये परकुलेशन वर्ड छोड़ दीजिएगा, ये परकुलेशन वर्ड इनका अपना इजाद किया हुआ है, कोई आरबीआई के सर्कुलर में कहीं परकुलेशन की बात नहीं की गई है। छोड़िएगा, इसलिए इसकी चर्चा करके टाइम ना लगाएं।
नेक्स्ट बढ़िएगा दोस्तों, नेक्स्ट बढ़िएगा। भाई साहब एग्जाम के क्वेश्चन पे फोकस करिए, मेरी बार बार निवेदन है आपसे। चर्चा बना देंगे ट्रेनिंग कॉलेज की, आपका नुकसान हो जाएगा, मैं आपको साफ बता दूं। मेरी बात से मैं नाराज नहीं होना चाहता बिल्कुल किसी से भी, लेकिन अगर इसको ट्रेनिंग कॉलेज की क्लास बना देंगे तो ये कोर्स फ्लॉप हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करिए, पूरा सर पर पढ़ रखा है, और उसमें से वो सामान लेके आता हूं जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। आप अपनी ब्रांच की प्रैक्टिसेस, कोई चर्चा नहीं, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं आना एग्जाम में से आ जाएगा। आप ग्रेडेशन ऑफ लोन अकाउंट क्लासिफाइड एज एनपीए। अब एक आदमी का खाता ओवरड्यू चल रहा था, ये लाइनें सब वहीं से उठाई हुई है मास्टर सर्कुलर से। सर्कुलर बहुत बड़ा है, उसमें से मतलब की बातें थोड़ी सी निकाल दी जितने समझ आ जा। तो अकाउंट एनपीए बन गया, ओवरड्यू है, बोरोवर आया, जितनी किस्तें ओवरड्यू थी, जितना ब्याज ओवरड्यू था, सारा चुका दिया। फिर किस बात का एनपीए? तो लिखिएगा एक बार, if arrears of interest and principal are paid by the borrower, if arrears of interest and principal are fully paid by the borrower, if these are fully paid by the borrower, account will be immediately classified as standard. Account will be immediately classified as standard. दूसरा केस, if account has been restructured, if account has been restructured, रिस्ट्रक्चरिंग में बताऊंगा अभी आप, किस्तें बढ़ा देना, रिपेमेंट की शर्तें बदल देना, ये सब रिस्ट्रक्चरिंग हो। इफ अकाउंट हैज बीन रिस्ट्रक्चर्ड, इट विल बी अपग्रेडेड टू स्टैंडर्ड कैटेगरी व्हेन, कब ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में माना जाएगा, ध्यान दीजिए। आफ्टर 12 months from due date of the first installment after restructuring, after 12 months from due date of the first installment after restructuring, जिस दिन रिस्ट्रक्चरिंग के बाद पहली किस्त फिक्स हुई थी, उस तारीख से 12 महीने बाद अपग्रेड कर देंगे। इफ all facilities given to the borrower, if all facilities given to the borrower, all facilities given to the borrower are satisfactory for last 12 months, last 12 months। और ये ध्यान रखिए यहां पे एक बात, from the due date of the first installment after restructuring, ध्यान दीजिएगा, if more than one loan, then loan with longest maturity, जिसकी किस्त सबसे बाद में स्टार्ट होनी है, वहां से 12 महीने। 4 लोन लिए, किसी की जून 2024 में किस्त ड्यू है, किसी की अगस्त 2024 में है, किसी की नवंबर 2024 में है, तो नवंबर 2024 से एक साल के बाद अपग्रेड करेंगे। If all facilities given to the borrower are satisfactory for last 12 months and 10% of the principal debt, 10% of the principal debt and capitalized interest is recovered, 10% of the principal debt and capitalized interest is recovered। लाइन लिखिएगा भाई, अच्छी लाइन है। और ब्रैकेट में एक बात लिखिए, ये वाली लाइन जो है, ये जो येलो की गई है, नॉट एप्लीकेबल टू एमएसएमई विद एक्सपोजर लेस देन 25 करोड़, उस पर सिर्फ ऊपर की बातें लागू होंगी, ये 10% रिकवरी वाली बात लागू नहीं होगी। 10% कंडीशन नॉट एप्लीकेबल टू एमएसएमई लोन्स, 10% condition not applicable to MSME loans with exposure less than 25 crore, with exposure less than 25 crore। आइएगा, मेरे साथियों के सवालों के जवाब देंगे, अभी 2 मिनट में देंगे। आज छोड़िए इसको।
ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल अच्छा है। डेट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग 12 मई 2024 गए। मोरिटोरियम 6 months है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन 12 November 2024। First installment was paid on 5 November 2024. So upgradation will be 12 November 2025. Upgradation will be 12 November 2025. Upgradation will be on 12 November 2025. 5/11 से 1 साल नहीं गिना जाएगा। Not from 5th November, but from 12th November when the installment was due. आई मेरे साथियों के सवाल अभी देंगे जवाब। मेरे साथियों ने कई सवाल पूछे, भाई देख लीजिएगा। असेट क्लासिफिकेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। मेरे साथियों ने सवाल पूछा है, किसान गोल्ड लोन क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए, ध्यान लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ किसान गोल्ड लोन, इन केस ऑफ किसान गोल्ड लोन, नॉर्मल एनपीए नॉर्म्स विल बी एप्लीकेबल। नॉर्मल एनपीए नॉर्म्स जो मैंने पढ़ाए वो ही लागू होंगे, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरी बात लिखिए, if one account of the borrower is classified as loss, if one account of the borrower is classified as loss, all his other loans in the same bank, all his other loans in the same bank will be classified as NPA। मेरे साथी ने पूछा क्या वो लॉस होंगे, बिल्कुल लॉस होंगे, विल बी क्लासिफाइड एज लॉस। ये क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज है, ना कि फैसिलिटी वाइज है। एक सवाल और मेरे साथी ने पूछा है, डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रक्चरिंग एंड रीफेजमेंट। रीफेजमेंट में माय डियर फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा, सुनने से फायदा नहीं होगा। इन रीफेजमेंट only repayment is postponed, only repayment is postponed, but in restructuring, in addition to postponement of installments, additional finance can be given, some loan may be waived, interest may be reduced, like that बहुत सारे काम हो सकते। एक बात और लिख लीजिएगा, अच्छा काम लगेगी। साथी ने सुझाव दिया, when an account is restructured, and if it was standard, it will be immediately classified as NPA. It will be immediately classified as substandard. ध्यान दीजिएगा। एक साथी ने पूछा है, ध्यान दीजिए, आइए। उन्होंने कहा कि अगर ये फर्स्ट किस्त 15 नवंबर 2024 को दी जाती तो अपग्रेडेशन कम होता। फिर तो अपग्रेडेशन होता नहीं भाई साहब, अपग्रेडेशन नहीं होता। फिर अकाउंट सेटिस्फैक्टरी नहीं है, अकाउंट की सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं है, ओवरड्यू हो गया, टाइम पे किस्त नहीं आई, फिर ये अपग्रेडेशन होना ही नहीं है इसका। ओके, अच्छी बात। चलिए दोस्तों,
नेक्स्ट बात, इनकम रिकॉग्निशन इन एनपीए अकाउंट्स, इंटरेस्ट इज टेकन एज इनकम ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज। भाई कभी ट्रेनिंग कॉलेज में जाते हो, इनसे भी सवाल कर लिया करो, ट्रेनिंग कॉलेज वालों से। मेरी बार बार आपसे विनती है, बार बार विनती है, मैं किस साथी को नाराज नहीं करना चाहता। इस क्लास को ट्रेनिंग कॉलेज की क्लास मत बनाओ। मैंने नॉलेजेबल नहीं बनाना किसी को भी। मैंने आप में से किसी को बहुत नॉलेजेबल नहीं बनाना इस क्लास में। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है ही नहीं इस क्लास का। मेरा क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम में सवाल आ जाए तो सही निशान लगा दूं। तो इस बात को सवाल रख के मैं बहुत सारे सवाल स्किप करूंगा क्वेश्चन। इन फ्यूचर आई एम डिसाइडेड कि भाई मैंने क्वेश्चंस के जवाब सिर्फ उनके देने हैं जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे। देखो मेरी नॉलेज तो 50 साल से पढ़ा रहा हूं, 50 साल से पढ़ा रहा हूं मैं। मुझे तो एक एक टर्म पता है, 50 साल के डेवलपमेंट पता है। बट दैट डज नॉट कम टू माई बेनिफिट। मैं उनको बताता रहूं या टाइम लगा दूं, बेकार वेस्ट कर दूं। आइए, इनकम रिकॉग्निशन। जिस खाते में एनपीए डिक्लेयर हो गया उसमें ब्याज या कोई और इनकम को इनकम तब मानेंगे व्हेन इट इज एक्चुअली रियलाइज्ड। लिख लीजिएगा, इन एनपीए अकाउंट्स इंटरेस्ट और एनी अदर चार्ज, इंटरेस्ट और एनी अदर चार्ज will be taken as income, will be taken as income only when it is actually realized, only when it is actually realized। और अगर आपने कोई इंटरेस्ट पहले डेबिट कर दिया था एनपी बनने से पहले और वो रिकवर ना हुआ हो तो उसको आप रिवर्स करेंगे। दूसरी बात नोट करिएगा, इंटरेस्ट डेबिटेड अर्लियर, interest debited earlier will be de-recognized, will be de-recognized to the extent it is not recovered, to the extent it is not recovered, to the extent it is not recovered। एनपीए बढ़ने से पहले पिछले महीने ब्याज डेबिट कर दिया था लेकिन वो रिकवर ही नहीं हुआ तो उसको डी रिकॉग्नाइज करूंगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगली छोड़ दीजिएगा। प्रोविजनिंग नॉर्म्स, प्रोविजनिंग, प्रोविजन हर किस्म के खाते पे करना है। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस सब पे करना है। तो पहला सवाल, प्रोविजनिंग इज टू बी डन ऑन ऑल टाइप ऑफ असेट्स, प्रोविजनिंग इज टू बी डन ऑन ऑल टाइप ऑफ असेट्स, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस, डाउटफुल एंड on standard sets, on standard sets। एक छोटी सी बात मैं और बता दूं, साथ साथ बता देता हूं, साथ सवाल पूछते हैं, उनका हक भी सवाल पूछने का। आरबीआई एक सर्कुलर जारी करता, मेरे साथियों, मैंने पहले भी एक दिन कही थी, 7 साल पीएनबी के हेड ऑफिस में रहा हूं और इतने रेफरेंसेस भेजे आरबीआई को, खूब भेजे हैं। अगर आपका सर्कुलर क्लियर नहीं है, मुझे डाउट है, तो मैं अपना दिमाग क्यों लड़ाऊंगा? मैं आपको भेजूंगा, आप बताइए आपका मतलब क्या था। तो इसलिए जो बात आरबीआई सर्कुलर में नहीं लिखी है कृपया करके आरबीआई रेफर कर दीजिएगा। आप तो नेचुरली अपने हेड ऑफिस रेफर करेंगे, आपका हेड ऑफिस अपने आप वहां पे रेफर करेगा। लाइन मैंने बता दी, लाइन यही है, इसका जो मतलब निकाल सकते हो निकाल लो। अगर इसमें बात हमारी नहीं बनती है तो नेचुरली रेफरेंस विल गो टू आरबीआई। आइएगा, बढ़ जाइएगा। प्रोविजनिंग इज टू बी डन ऑन ऑल टाइप ऑफ असेट्स, स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। मजाक की बात तो अलग है, ये तुलसीदास जी का रामचरितमानस नहीं, मैंने बचपन से पढ़ा है और मैंने अनेक विद्वान साथियों को, विद्वान सॉरी साथी तो नहीं कहूंगा, मेरे एल्डर थे वो, अनेक लोगों से मैंने उसकी विवेचना सुनी रामचरितमानस। ये आज वाले साधु, आज वाले कथावाचकों से नहीं जो पैसे लेकर पढ़ाते हैं ना, ये हमने तो उनसे सुनी जो वास्तव में विद्वान थे। हर आदमी एक चौपाई का मतलब अपने हिसाब से बताता है। अब वहां पे तो आपकी राय हो सकती है, जो आरबीआई रूल बनाते हैं इसमें आपकी राय काम नहीं करती, आरबीआई से पूछना पड़ता है।
अब तुलसीदास जी तो है नहीं, जब उनसे पूछे कि भाई आपने जब लिखा था तो इससे क्या सोच के लिखा था। अब तो लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि तुलसीदास जी ने ऐसा सोचा होगा। आइएगा, स्टैंडर्ड सेट पे प्रोविजन कर रहे हैं, मैंने इसलिए बताई है कि कई बार हर चीज के जवाब नहीं होते। स्टैंडर्ड एडवांस, स्टैंडर्ड सेट्स में नॉर्मल रेट है 0.4% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, 0.4% ऑफ द आउटस्टैंडिंग। बट देर आर सम स्पेशल कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज आते हैं, लिख लीजिए। बट इन डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर, डायरेक्ट वर्ड है, डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज एंड इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स, एंड इंडिविजुअल हाउसिंग लोन, प्रोविजन इज 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग। इन तीनों में प्रोविजन इज 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग। डायरेक्ट एडवांस टू एग्रीकल्चर हो या डायरेक्ट एडवांस टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज हो और या इंडिविजुअल हाउसिंग लोन हो, तीनों में 0.25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग है। सवाल खूब आया हुआ है। एडवांस टू कमर्शियल रियल एस्टेट में, एडवांस टू कमर्शियल रियल एस्टेट बिल्डर्स में, अगर रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए है तो 0.75% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 0.75% ऑफ आउटस्टैंडिंग। और शॉप्स कॉम्प्लेक्स के लिए है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए है तो 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग। स्टैंडर्ड एसेट्स के प्रोविजन की बात है। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा हिट सवाल है मेरे साथियों, खूब आ रहा है सवाल, ध्यान करिएगा। ये रहा, ये रहा, ये सवाल है। प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स, प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स रिपोर्टेड ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। खूब आ रहा है, रिपोर्टेड ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट as part of, as part of other liabilities and provisions, as part of other liabilities and provisions, and reported in schedule 5 of the balance sheet, reported in schedule 5 of the balance sheet, reported in schedule 5 of the balance sheet। एनपी के प्रोविजन एडवांस में से घटते हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स का प्रोविजन एडवांस में से नहीं घटता, अदर लाइबिलिटीज में दिखाया जाता है। एंड प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स इज डन ऑन ग्लोबल पोर्टफोलियो बेसिस। पूरी दुनिया में जितनी आपकी ब्रांचेज हैं, उनके जितने भी स्टैंडर्ड एसेट्स हैं, उन सब पे आपको इंटरेस्ट में प्रोविजन करना है। प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स इज डन ऑन ग्लोबल पोर्टफोलियो बेसिस, ग्लोबल पोर्टफोलियो बेसिस। और एक काम हम पहले कर चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स इज पार्ट ऑफ टियर 2 कैपिटल ऑफ द बैंक। लोन लॉस रिजर्व था ना, प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट इज पार्ट ऑफ टियर 2 कैपिटल ऑफ द बैंक, टियर 2 कैपिटल ऑफ द बैंक। स्टैंडर्ड एसेट्स पे जब प्रोविजन करेंगे तो सिक्योरिटी की वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, लिख लीजिए। फॉर प्रोविजन ऑन स्टैंडर्ड एसेट्स, for provision on standard assets, value of security is not considered. 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 सब स्टैंडर्ड सेट पे आइए। भाई एक साथी का सवाल है, वो देख लेते जरा क्या कह रहे हैं मेरे साथी। कोई बात नहीं, मेरे साथी ने कोई बात कही है कुछ बारे में, ये शिकायतें भाई बैंकिंग से हमारी सबको हो जाती हैं। मैं आपको पेसिमिस्ट नहीं हूं, बहुत जीवन में उत्साही व्यक्ति रहा हूं, पूरी तरीके से ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति रहा हूं पूरा जीवन।
लेकिन एक लाइन बचपन में लिखी थी, पढ़ी थी मैंने, वो आपको एक स्टडी से हट के बता रहा हूँ ये बात। बहुत बाद में समझ में आई जब मैं बड़ा हुआ, मैनेजमेंट पढ़ने लगा कि फ्रस्ट्रेशन से कैसे बचा जाए, तो अपने ग्रंथ याद आ गए। मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन जो ग्रंथ मैंने पढ़े मुझे उनके बारे में नॉलेज ज्यादा है। तो एक ग्रंथ में लिखा था, होई वही जो विद रचि राखा, होई वही जो विद रचि राखा, चैप्टर क्लोज। आई ट्राइड समथिंग एंड आई डिड नॉट सक्सीड, आई ट्राइड समथिंग एंड आई डिड नॉट सक्सीड। दो तरीके थे, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता, और दूसरी बात थी जो मेरे बचपन में लाइन पढ़ाई गई थी, होई वही जो विद रचि राखा, जो ईश्वर की मंजूरी है वही होना है। तो फिर सुकून हो जाता, कोई बात नहीं, उसने मेरे लिए कुछ अच्छा ही किया होगा, समथिंग लाइक दैट। आज ही टेंशन मत लीजिए, किसी को फायदा नहीं हो रहा हमारे टेंशन से जाने से। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो टेंशन देते उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता हमारी टेंशन, इसलिए मस्त रख लो। आओ, सब स्टैंडर्ड सेट्स, सब स्टैंडर्ड सेट्स। और ये क्लास का टाइम नहीं मेरे साथियों, ये टाइम खराब हो जाएगा हमारा। बहुत सारे लोगों को मैंने काउंसलिंग की है जीवन, बहुत की काउंसलिंग की। वो अलग काम है, बिल्कुल बैंकिंग से हट के काम है। तकलीफ तो सारे के जीवन में है ना, मेरे में भी है, कोई मेरी काउंसलिंग करता है। आइएगा, सब स्टैंडर्ड सेट्स। मैं बार बार कह दूं, मैं साधु सन्यासी नहीं हूं, मैं आप जैसा ही हूं। मैं तकलीफ में होता हूं, कोई मेरा दोस्त काउंसलिंग कर देता मुझे, खुद नहीं कर पाता हूं, खुद दूसरों की कर सकता हूं। आइए, सब स्टैंडर्ड सेट्स। नॉर्मल रेट 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग है। 15% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, ये सवाल आने की चांस है नहीं। बट इफ अकाउंट इज अनसिक्योर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग, जिस खाते में शुरू से सिक्योरिटी नहीं ली गई थी, ये सवाल आ सकता है। 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, यहां भी सिक्योरिटी कंसिडर नहीं हो रही है। अगर इनसिक्योर्ड लोन इंफ्रास्ट्रक्चर को था तो 20% आउटस्टैंडिंग है, ध्यान करनी चाहिए। इफ अनसिक्योर्ड लोन इज इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, if unsecured loan is infrastructure loan, then 20% of the outstanding, 20% of the outstanding। अब अनसिक्योर्ड एक्सपोजर किसको कहेंगे? लोन सैंक्शन करते समय अगर सिक्योरिटी की वैल्यू लिमिट सैंक्शन का 10% तक थी, तो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है। आज ही दोस्त, आज ही मेरे साथी, आज an account is unsecured from beginning, an account is unsecured from beginning if realizable value of security, if realizable value of security at the time of sanction, at the time of sanction is up to 10%, is up to 10% of the exposure, of the exposure। 10 करोड़ का लोन दिया था और सिक्योरिटी अगर 1 करोड़ तक की थी तो अनसिक्योर्ड है, और 1 करोड़ से जरा भी ऊपर हुई तो सिक्योर्ड माना जाएगा। एक बात और ध्यान कर लेंगे, लिखो, फॉर प्रोविजन ऑन सब स्टैंडर्ड सेट्स, मैं लिखवा रहा हूं, लाइन आसान है। फॉर प्रोविजन ऑन सब स्टैंडर्ड सेट्स आल्सो, फॉर प्रोविजन ऑन सब स्टैंडर्ड सेट्स आल्सो, present value of security is not considered, present value of security is not considered, present value of security is not considered। आई, प्रोविजन ऑन डाउटफुल असेट छोड़ दीजिएगा, इसको खास नहीं है। प्रोविजन ऑन डाउटफुल असेट्स, मेरे साथियों ने सवाल पूछ रखे, भाई एक बार जवाब दे दे जरा सा। आई मेरे साथ, मेरे साथी ने लिखा है भाई, मेरे साथी ने लिखा है, हाँ सही बात है। देखो भाई, इस क्लास में बहुत सारे साथी हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचा बढ़ते हैं, रास्ता बड़ा तंग होता चला जाता है।
और बहुत सारे फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं दोस्तों। मैं चर्चा नहीं करना चाहता इस क्लास में उन सब की। बहुत फैक्टर्स ऑपरेट होते हैं, जिनमें से आपके इंटेलिजेंस एक फैक्टर है, और भी कई फैक्टर चलते हैं आगे। मेरे साथी ने एक लिखा भाई, मेरे एक साथी ने एक बात कही भाई, ध्यान देंगे। इफ लोन इज कवर्ड अंडर सीजीटीएमएससी, ना, लिखिए, कवरेज अंडर सीजीटीएमएससी is not considered a security. Coverage under CGTMSC is not considered a security. दूसरी बात, security means primary security and collateral security. Security means primary security and collateral security. ध्यान दीजिए। एक साथी ने और बात कही है, erosion in the value of security can be reckoned as significant when realizable value of the security is less than 50% of the value assessed by the bank. Such NPAs may be straight away classified under doubtful category. ये मेरे साथी ने बिल्कुल सही बात लिखी है। मेरे साथी ने लाइन लिखी है वहां से सर्कुलर से, और यही बात हमने कही है भाई, यही बात हमने कही है भाई। अगर मान लीजिएगा रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 50% से कम रह जाए, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी आउटस्टैंडिंग के 50% से कम रह जाए, डिफरेंस है, रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी इज लेस देन द 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक। अच्छा, ये देख दूंगा मैं भी देख दूंगा ब्रेक में। मैंने कहा है इफ रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग। मेरे साथी की बात से ऐसे लग रहा है इट इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी असेस्ड बाय द बैंक। इस पॉइंट को मैं चेक कर दूंगा, ब्रेक होगा 10 मिनट का, मैं अगली क्लास में इसको देख के बता दूंगा। मेरे पास आरबीआई का सर्कुलर मेरे पास तैयार है, एकदम से आएगा दोस्तों। ठीक होगा, नेक्स्ट पढ़िए। तो डाउटफुल सेट्स, डाउटफुल, एक बात ध्यान करिएगा, थोड़ा मैं कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार। सीजीटीएमएससी में जो भी लोन कंसिडर होंगे उन सब में प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। चाहे आप एसएसआई का केस ले लें, एमएसएमई का केस ले लें, प्राइमरी सिक्योरिटी तो सब में है ना भाई। तो इसलिए उनके ऊपर ये अनसिक्योर्ड एक्सपोजर की क्लॉज लागू होती नहीं है। आई, in case of doubtful assets, the outstanding will be bifurcated into secured portion and unsecured portion. यहां पे सिक्योरिटी की पोजीशन आ गई। सिक्योर्ड पोर्शन है रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी, सिक्योर्ड पोर्शन है रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी, प्राइमरी एंड कोलेटरल, एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन है आउटस्टैंडिंग माइनस रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी। अनसिक्योर्ड पोर्शन है आउटस्टैंडिंग माइनस रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी, आउटस्टैंडिंग माइनस रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी। देख लीजिएगा मेरे साथ ही। अब ध्यान करिएगा, प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन, प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन होगा 100%। अनसिक्योर्ड पोर्शन पे प्रोविजन होगा 100%। हम एग्जांपल लेंगे अभी। और प्रोविजन ऑन सिक्योर्ड पोर्शन हो सकता है 25% और 40% और 100% ऑफ आरबीएस, रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी। ध्यान दीजिए, कहां पे 25% प्रोविजन होगा आरबीएस का, कहां 40% होगा और कहां 100% होगा, देखेंगे, आइएगा। इफ अकाउंट इज इन D1 कैटेगरी, D1 कैटेगरी, दैट इज डाउटफुल अप टू 1 ईयर। अकाउंट को डाउटफुल बने 1 साल तक हुआ, अकाउंट को डाउटफुल बने 1 साल तक हुआ है, तो 25% ऑफ आरबीएस।
25% of RBS. Realizable value of security का 25%. And if account is doubtful for more than 1 year up to 3 years, then it is 40% of RBS. Then it is 40% of RBS. And D3, if it is doubtful for more than 3 years, if it is doubtful for more than 3 years, 100% of RBS. 100% of RBS. खाते को अगर डाउटफुल हुए 1 साल तक हुआ है तो 25% ऑफ आरबीएस. मोर देन 1 year to 3 year हुआ है डाउटफुल बने तो 40% ऑफ आरबीएस. एंड इफ डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years then 100% of आरबीएस. 100% ऑफ आरबीएस. तो जिसको डाउटफुल हुए 3 साल से ज्यादा हो गए, इफ अकाउंट इज डाउटफुल फॉर मोर देन 3 years, तो अनसिक्योर्ड पोर्शन पे भी 100%, सिक्योर्ड पोर्शन पे भी 100%, तो आउटस्टैंडिंग का 100% हो गया. आइए एक बात और करेंगे, फिर आपके सवालों के जवाब देंगे. डाउटफुल एडवांस में एक स्पेशल ट्रीटमेंट है. इफ लोन इज गारंटेड बाय डीआईसीजीसी, ईसीजीसी, सीजीएफटी, किसी भी गारंटी वाली संस्था से गारंटीड है तो जितना परसेंट कवर मिल रहा है, जितना परसेंट कवर मिल रहा है उतने पे प्रोविजन नहीं करना है. अनसिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन. सिक्योर्ड पोर्शन में तो वैसे प्रोविजन होगा 25%, 40%, 100%. लेकिन जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसमें से जितना परसेंट कवर मिल रहा है दैट विल बी डिडक्टेड एंड ऑन द बैलेंस द प्रोविजन विल बी 100%. लिख लीजिए. फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन, फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन, percentage cover is deducted from unsecured portion. Percentage cover is deducted from unsecured portion. And on balance amount of unsecured portion, balance amount of unsecured portion, provision will be 100%. मैं एक एग्जांपल देके अभी आपको सारा दिखा दूंगा. Provision will be 100%. और लॉस असेट में तो मेरे साथियों 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग. लॉस असेट पे 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग. आइए एग्जाम्पल मेरे साथी देख ले. एक साथी का सवाल है भाई, वो देख देते हैं जरा पहले एक बार. 25% ऑफ आरबीएस, 40% ऑफ आरबीएस, 100% ऑफ आरबीएस. इट हैज नथिंग टू डू विद आउटस्टैंडिंग. मेरे साथी ने पूछा है. आइए बैलेंस आउटस्टैंडिंग 50 लाख है. अब आए तो केस स्टडी आनी चाहिए ऐसी एग्जाम में. बैलेंस आउटस्टैंडिंग 50 लाख है, आरबीएस 40 लाख है, तो अनसिक्योर्ड पोर्शन कितना बच गया? 10 लाख. अकाउंट बिकेम एनपीए ऑन 15th of June 2022. So it became doubtful on 15th of June 2023. Provision is to be made on 31st March 2024. तो अकाउंट को डाउटफुल बने अभी 1 साल भी हुआ नहीं. 15 जून 2023 को डाउटफुल बना और प्रोविजन 31 मार्च 2024 को करना है, तो अकाउंट को डाउटफुल बने 1 साल तक भी नहीं हुआ. तो सिक्योर्ड पोर्शन पर प्रोविजन 25% होगा. ध्यान देना, पढ़ लीजिएगा. The account became doubtful on 15th June 2023. Since it is doubtful for less than 1 year, लिख लीजिएगा. Since it is doubtful for less than 1 year, provision on secured portion will be, provision on secured portion will be 25%. Provision on secured portion will be 25% of RBS. 25% of RBS.
सिक्योर्ड पोर्शन है इसमें 40 lakhs और अनसिक्योर्ड पोर्शन है 10 lakh। सिक्योर्ड पोर्शन है 40 lakhs एंड अनसिक्योर्ड पोर्शन है 10 lakh। तो प्रोविजन ऑन सिक्योर्ड पोर्शन 40 का 25% यानी 10। प्रोविजन ऑन सिक्योर्ड पोर्शन 40 का 25% दैट इज 10। प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन 10 का 100% दैट इज 10। तो टोटल प्रोविजन हो गया 20। टोटल प्रोविजन हो गया 20। यही अकाउंट अगर सीजीएफटी से गारंटीड होता, यही अकाउंट अगर सीजीएफटी से गारंटीड होता और कवर 80% होता, कवर 80% होता, तो अनसिक्योर्ड पोर्शन में से 80% घट जाता। नोट कर लीजिएगा, अनसिक्योर्ड पोर्शन 10 है, सीजीएफटी कवर 80% है यानी 8 है, बैलेंस बच गया 2। बैलेंस बच गया 2। प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन विल बी 2 का 100%। प्रोविजन ऑन अनसिक्योर्ड पोर्शन विल बी 100% of 2, that's 2. So total provision will be 12. Total provision will be 12। 10 तो था उस पे अनसिक्योर्ड पे और 2 सिक्योर्ड पे। साथ ही सारे कैलकुलेशन कर दिए भाई, अगर कोई केस स्टडी आ जाती है तो आप कर सकेंगे। एक दो छोटी सी बात और करेंगे। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो इज प्रोविजन ऑन एनपीए डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनपीए। Provision on NPA divided by gross NPA, and it must be minimum 70%. And it must be minimum 70%. Provision on NPA divided by gross NPA, it should be minimum 70%. आज मेरे साथी का एक सवाल है भाई, जवाब दिया था बहुत अच्छा है। क्या प्रोविजन के बाद बचे हुए लोन के हिस्से में स्टैंडर्ड प्रोविजनिंग करनी होती है? ना, नहीं करनी होती, बिल्कुल नहीं करनी होती। What if CGTMSC cover first claim obtained should be subtracted? वो तो लोन में से कम हो जाएगा ना। अगर CGTMSC का क्लेम आपको आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, तो लोन में से घट जाएगा, फिर ये वाली बात नहीं रहेगी। अगर आपको वहां से क्लेम भी मिल चुका है तो ये नियम की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आप। नेक्स्ट मूव करेंगे साथियों। भाई टाइम के कांस्टेंट है मेरे साथ, बार बार स्लाइड दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये कोई साथी कह रहा था भाई पॉसिबल नहीं, मैंने इतनी आराम से किया और देखो स्पीड बढ़ाओ भाई। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक बार में ही पढ़ना है आपने, बार बार नहीं पढ़ना। बार बार देख रही तो रिकॉर्डिंग आप दोबारा देख लेना, कल अपलोड हो जाएगी, अपनी रात लगाना आ जाएगा। प्रोजेक्ट्स अंडर इंप्लीमेंटेशन पे सवाल 1 to 2 और 2 to 3 पे नहीं आएगा। 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 पे सवाल 100% आना चाहिए, अगर सही मायने पेपर का डिजाइनिंग सही हो रहा है तो। आइए, हमने बात की थी जब भी रिस्ट्रक्चरिंग होगी तो अकाउंट डाउनग्रेड हो जाएगा एनपी। ध्यान रखिएगा भाई, और एक बार में समझना है, और नहीं समझ आ जाए तो छोड़ देना, नहीं समझ आ जाए तो छोड़ देना। आपको बार बार रिकॉर्डिंग दोबारा खुद देखनी पड़ेगी, टाइम इतना ही होता है एक बार समझाने का। आज हमारे यहाँ पे क्या समस्या होती है, इसमें हमने एक प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया, हमने कहा भाई 3 साल में प्रोजेक्ट पूरी हो जाएगी, और उसके बाद 10 साल हमने रिपेमेंट के लिए दे दिए लोन के लिए। वो हमारे पास 2.5 ईयर में आ गया। बोले साहब प्रोजेक्ट तो 3 साल में पूरी नहीं होगी, ये हो गया वो हो गया पर तो फिर तो साहब ये जो है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशंस बढ़ा दीजिए। हर प्रोजेक्ट में लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट किया जाता है कि प्रोजेक्ट कब से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो साहब ये तो प्रोजेक्ट 3 साल में पूरी होगी नहीं, तो आप 1 साल की हमको छूट और दीजिएगा।
तो क्या इसको रिस्ट्रक्चरिंग माने, क्योंकि हम तो 1 साल और बढ़ा रहे हैं। तो उसने अब उसके बारे में आरबीआई ने गाइडलाइन दी, उसके बारे में आरबीआई ने गाइडलाइन दी। ध्यान ध्यान दीजिएगा, लिखिए, ध्यान दीजिए। रूल्स रिलेटिंग टू डेफरमेंट ऑफ डीसीसीओ, rules relating to deferment of DCC, ध्यान दीजिए। Deferment of DCCO, date of commencement of commercial operation, and shift in repayment schedule, will not be treated as restructuring, if revised DCCO if a revised DCCO is within 2 years of original DCCO, for infrastructure projects, and within 1 year from original DCCO, for non-infrastructure projects. अगर आप 1 साल तक डीसीसीओ बढ़ाते हैं तो इससे रिस्ट्रक्चरिंग नहीं माना जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर 2 साल तक डीसीसीओ एक्सटेंड करते हैं तो इसे रिस्ट्रक्चरिंग नहीं माना जाएगा। It will remain as standard assets and provision will be 0.4%. ध्यान दीजिए, मैं लिखूं, if DCCO is to be revised, for more than 1 year or 2 year, non-infrastructure में 1 year, infrastructure में 2 year, for more than 1 year or 2 year, still it can be standard assets. In following cases. Number 1, in case of infrastructure projects, मैं लिखवा रहा हूं, in case of infrastructure projects, if there are court cases, जमीन एक्वायर नहीं हो रही है, फार्मर्स को स्टे लिया है, if there are court cases, DCCO can be extended by 2 more years. 2 साल तो पहले दे दिया था, 2 साल और दे सकते हैं। दूसरी बात, if infrastructure project is delayed beyond control of the borrower, beyond control of the promoters, DCCO can be extended by 1 more year. 2 साल पहले दिया था, 1 साल और दे दिया। कोर्ट केस नहीं है यहाँ पे,
कोर्ट केस होता तो 2 साल मिल रहे थे, यहाँ 1 ही साल मिला। DCCO कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 more year। दूसरी बात, 2 लाइन छोड़ के लिखी, इन केस ऑफ नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, in case of non-infrastructure sector, DCCO can be extended by, DCCO can be extended by 1 more year। आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है, DCCO can be extended by 1 more year, 1 year plus 1 year, total 2 years, total 2 years, and account will remain standard। इसे रिस्ट्रक्चरिंग नहीं मानेंगे, account will remain standard। But in case of commercial real estate projects, but in case of commercial real estate projects, this 1 additional year will be available. This 1 additional year will be available if there is a delay, for reasons beyond control of the promoters, beyond control of the promoters, beyond control of the promoters। लिख ले भाई, छोटी सी बात और लिख ले दोस्त, प्रोविजन थोड़ी से एक्स्ट्रा हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। If DCCO is extended by, if DCCO is extended by 2 years in case of infrastructure, 2 years in case of infrastructure, and 1 year in case of non-infrastructure sector, and 1 year in case of non-infrastructure, provision will continue to be 0.4%. Provision will continue to be 0.4%. 0.4%. और दूसरी बात, if DCCO is extended by further 2 years, if DCCO is extended by further 2 years, or 1 year, or 1 year, or 1 year, then provision will be 5%. Then provision will be 5%. 0.4 की जगह पे provision हो जाएगा 5%. Provision will be 5%. Provision will be 5%. Provision will be 5%. फिर साथ एक सवाल देख लेते हैं एक बार भाई। तो ये मेरे साथ ही बात थी, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया भाई, प्लानिंग के हिसाब से दिस शुड हैव बीन ओवर इन 1 hour and 10 minutes, पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सेशन में विलफुल डिफॉल्टर की बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, एक साथी ने और सवाल किया, उनका सवाल का जवाब देके 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे दोस्तों। 9:40 पे क्लास स्टार्ट करेंगे। मेरे साथी का सवाल क्या है, is provisioning percentage applied on realizable value security only in case of doubtful assets? Yes, that's correct. That's correct. For rest, it is applied on outstanding. That's correct. Secondly, credit conversion factor पे चर्चा करेंगे, एक साथ इनका करिए, मैं टाइम निकाल के क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर पे चर्चा मैं साथ ही कर दूंगा, 1-2 दिन में चर्चा मैं कर दूंगा इसके बाद। Okay, all the best, my dear. Thank you very much. We will meet after 10 minutes. Thank you.